Dear aspirants, welcome back on the channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. आप सभी लोग जानते हैं कि जनवरी के स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन, बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन आए जो वही लोग फिल कर सकते थे जो एक्सपीरियंस थे, यानी कि जिनको 1 या 2 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस था बैंकिंग एरिया में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स भी आए जहाँ पे ग्रेजुएट्स फिल कर सकते थे। बट इन सब एग्जाम से हटकर एक एग्जाम है जिसको हम बोलते हैं IBPS SO। IBPS इसकी कंडक्टिंग बॉडी है और IBPS का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। ये बहुत सारे बैंक्स के एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसी के अंतर्गत आता है आपका IBPS PO, SBI PO और साथ ही साथ आता है आपका IBPS SO जैसा एग्जामिनेशन। SO का मतलब होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अब एक डिफरेंस होता है जो PO में और SO में होता है। PO होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, SO होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। PO का काम होता है एक जनरल टास्क जो एक बैंक के अंदर किए जाते हैं और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का काम होता है ऐसे टास्क को परफॉर्म करना जो उसके कहीं ना कहीं डोमेन से रिलेटेड है। डोमेन से यानी कि जो आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी है, उसका यूज करना एक बैंक के डोमेन एरिया में, वो कहलाता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। जैसे कि अब इसमें कितनी तरह की पोस्ट निकलती है वो सब मैं चीजें आपको बताऊंगी। ये आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि एनलाइटनिंग होगा, साथ ही साथ आपको हर तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। मैं आपकी एक एक डिटेल, एक एक क्वेरी, एक एक कंफ्यूजन को यहाँ पे दूर करने वाली हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको IBPS SO से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। इसके अलावा भी मैंने IBPS SO को लेकर बहुत सारे और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए हैं जो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएंगे। अगर होम पेज के बराबर में वीडियो सेक्शन होता है वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि IBPS PO और SO में रियलिटी चेक की कौन सा एग्जामिनेशन आपके लिए डिफिकल्ट है या कौन सा एग्जामिनेशन आपको टारगेट करना चाहिए, वो सारा पैरामीटर्स पे मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप जाके उनको फॉलो कर सकते हैं। बट आज का वीडियो आपको बिल्कुल आपके लिए आई ओपनर होगा और ये आपको सारी डिटेल्स बताएगा। बट बिफोर मैं इसके आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल को पहली बात तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेक श्योर करें आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट मिलता है। जिस फ्री कंटेंट में मेरी आपको एक फ्री क्लास मिलेगी डेली मेरी आपके साथ फ्री क्लास होती है एट 6 PM। ये क्लास में मैं आपको रीजनिंग पढ़ाती हूँ और ये आपको मिलेगी आपके अपने इसी चैनल पर। तो मेक श्योर करें आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके अलावा जितनी भी वैकेंसी आती हैं, चाहे वो ग्रेजुएट्स के लिए हो, चाहे वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए हो, वो सारी वैकेंसीज मैं आप तक पहुंचाती हूँ, वो अपडेट मैं आप लोगों को करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन, जिसमें कि आपको डेली फ्री PDF मिलती है, डेली फ्री क्विजेस मिलते हैं, डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं, जॉब अलर्ट्स मिलते हैं और साथ ही साथ आपको ऑल इंडिया मॉक्स मिलते हैं। ऐसा ही एक ऑल इंडिया का मॉक आपको आज भी मिल रहा है 21 अप्रैल को भी। आपको आज अगर आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको ऑल इंडिया मॉक दिखाई देगा, उसको आप दे सकते हैं। इससे आपको अपनी एक पोजीशन पता चलेगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस पूरे भारत में अगर एक एग्जाम की बात आती है। तो अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप इसको स्कैन कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो ऑल दैट यू नीड टू नो बिफोर द प्रिपरेशन, वो सारी चीजें आपको बताऊंगी आज के वीडियो में। हम क्या एजेंडा है आज के वीडियो का, मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से शुरुआत करूंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सिलेक्शन प्रोसेस पे, एग्जाम पैटर्न पे, सिलेबस पे, जॉब प्रोफाइल पे और मैं आपको सारी कट ऑफ बताऊंगी। मैं आपको सेक्शनल यानी कि सेक्शन वाइज कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ कितनी गई है 2025 की, यहां तक कि मैं आपको प्रीलिम्स, मेंस और सेक्शन वाइज तीनों कट ऑफ आपको बताने वाली हूं। ये आपको बहुत ज्यादा एक आइडिया दे देगा कि आपको इस साल यानी कि 2026 में आपके टारगेट स्कोर्स क्या होने चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स का सेक्शन वाइज हो या प्रीलिम्स का ओवरऑल कट ऑफ हो या फिर आपके मेंस की ओवरऑल कट ऑफ हो या फिर एक फाइनल कट ऑफ, में सब आपको बताने वाली हूं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अब इसमें सबसे पहली बात आती है, क्योंकि ये क्या है, ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जामिनेशन है, इसमें डिफरेंट पोस्ट निकलती हैं। टोटल 6 पोस्ट निकलती हैं और वो 6 पोस्ट के लिए आपको देखना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो एज पर योर ग्रेजुएशन। आपने अपनी ग्रेजुएशन में क्या पढ़ाई करी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपनी पोस्ट तय करनी होगी। ये सभी पोस्ट जो आपको 6 की 6 दिखाई दे रही हैं, ये सभी आपकी स्केल 1 पोजीशन है, स्केल 1 ऑफिसर की प्रोफाइल है। और ये प्रोफाइल का अगर मैं डेजिग्नेशन की बात करूं तो इस पर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप बनेंगे असिस्टेंट मैनेजर। तो ये जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पर आपकी ज्वाइनिंग होगी और आपका जो प्रोफाइल होगा, आपका जो डेजिग्नेशन होगा वो होगा आपका असिस्टेंट मैनेजर। तो सबसे पहला प्रोफाइल यहां पे है आपका IT ऑफिसर।
ठीक है। उसके बाद सेकंड है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, फिर लॉ ऑफिसर, फिर मार्केटिंग ऑफिसर, एचआर ऑफिसर और साथ ही साथ राजभाषा अधिकारी। ये जो पहले की 3 पोस्ट है इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए फिल कर सकते हैं, और अगर आप इन तीनों में से किसी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी ढूंढ रहे हैं तो आपका इसमें पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। आइए आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, किस पोस्ट के लिए आपको क्या जो है क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया फुलफिल करना है। अगर मैं बात एज की करूं तो जो अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी एज 20 से 30 साल होनी चाहिए, और जो हमारे SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। जो हमारे OBC नॉन क्रीमी लेयर है उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। जो हमारे PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे मिलता है 10 साल का रिलैक्सेशन। तो ये हो गया आपका एज क्राइटेरिया। इसके आगे बढ़े हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये क्या है, ये आपका एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोजीशन है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट निकलती हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया हैं। एक एक करके इस क्राइटेरिया को समझते हैं। IT ऑफिसर स्केल 1, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए वो आपने या तो बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने IT में किया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में किया है, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है। मतलब अगर आपने अपनी बीटेक की डिग्री ली है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर बीटेक की डिग्री नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपने कोई एक प्लेन ग्रेजुएशन करी है लेकिन उस प्लेन ग्रेजुएशन के साथ आपने DOEACC B लेवल का सर्टिफिकेट यानी कि आपने इसको पास कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दूसरे जो पोस्ट है विच इज एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए आपने 4 साल की ग्रेजुएशन पूरी करी हो, और वो 4 साल की ग्रेजुएशन आपकी या तो होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, या फिर हॉर्टिकल्चर में, या फिर फूड टेक्नोलॉजी में, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपने अपनी डिग्री ली है 4 साल की, या फिर इस तरीके के कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड्स में आपने अपनी डिग्री ली है जैसे कि फिशरीज हो गया। तो इसी तरीके के फील्ड में जो एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, अगर इस तरह के फील्ड में आपने अपनी ग्रेजुएशन की 4 साल की डिग्री ली है तो आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है लॉ ऑफिसर की। लॉ ऑफिसर के लिए आपने LLB किया हो, राइट, आपने ग्रेजुएशन में LLB किया है और उसके साथ साथ आपका एनरोल्ड होना जरूरी है एज एन एडवोकेट। आपने अपने आप को बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट एनरोल करा रखा हो, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके प्रीलिम से पहले आपका हो जाना चाहिए। तो कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जो लॉ एस्पिरेंट है तो LLB तो आपने कर ली, बट एट द सेम टाइम आपको एज एन एडवोकेट बार काउंसिल में अपने आपको अपना एनरोलमेंट भी आप करा लीजिएगा। फिर ये जो तीनों पोस्ट हैं, तीनों आपकी PG लेवल की पोस्ट है, यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो। बात करते हैं मार्केटिंग ऑफिसर की। सबसे ज्यादा वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, पर पिछले साल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देखने को मिला था। पहले वैकेंसी बढ़कर आई थी, बाद में वैकेंसी रिड्यूस कर दी गई थी। तो मार्केटिंग ऑफिसर की मैं बात करूं तो आपका ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, डेफिनेटली वो तो चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने 2 साल का फुल टाइम डिग्री लिया है, या तो आपने MMS में जो कि मार्केटिंग में होगा, या फिर आपने MBA कर रखा है फुल टाइम मार्केटिंग के अंदर, MBA भी आपने मार्केटिंग में किया है, या फिर आपने PG DBA किया है, या फिर आपने PG DBM किया है, या फिर आपने PG PM किया है, या फिर आपने PG DM किया है विद अ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। और अगर आपके डुअल स्पेशलाइजेशन है तो उसमें जो हायर स्पेशलाइजेशन है वो आपका मार्केटिंग में होना चाहिए, राइट। नाउ दूसरी हमारी जो इसके अलावा प्रोफाइल है वो है आपके HR या पर्सनल ऑफिसर। HR के लिए आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लिया है, या फिर आपने लिया है डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर आपने इंडस्ट्रियल रिलेशंस में लिया है, या फिर आपने HR या फिर HRD या फिर सोशल वर्क या लेबर लॉज में आपने अपना जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आता है आपके पास राजभाषा अधिकारी। राजभाषा अधिकारी के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी विद इंग्लिश, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना हिंदी में किया है तो फिर आपका इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, या फिर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर संस्कृत में की है तो फिर आपके इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। क्योंकि राजभाषा अधिकारी का बेसिकली काम जो होता है वो होता है जो बैंक के सर्कुलर्स निकलते हैं, बैंक के नोटिफिकेशंस निकलते हैं, उन नोटिफिकेशन को आम भाषा में समझाना, सब तक पहुंचाना उनको। तो अगर हिंदी में नोटिफिकेशन है या सर्कुलर है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में है तो आप हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे होंगे। तो इसलिए राजभाषा अधिकारी के लिए इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में पकड़ होना जरूरी है, और वही यहाँ पे इन्होंने इनकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट में यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। तो ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं रिक्रूटमेंट किस तरीके से होता है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा जो कि 125 मार्क्स का होगा सभी डोमेन के लिए, यानी कि सारी पोस्ट के लिए 125 मार्क्स का होगा। इसको आपको सेक्शन वाइज प्लस ओवरऑल दोनों तरीके से इसकी कट ऑफ क्लियर करनी होती है। फिर आता है आपका मेंस का पेपर। मेंस का पेपर आपका 60 मार्क्स का होता है, इसको आपको कट ऑफ
निकालनी है और कट ऑफ के साथ साथ इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स लेके आने होते हैं, क्योंकि मेरिट में ये काउंट होता है, यानी कि जो फाइनल हमारी मेरिट लिस्ट बनती है उसमें मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं। और उसके बाद फाइनली आपको 100 मार्क्स का इंटरव्यू फेस करना होता है। इंटरव्यू को भी आपको क्वालिफाई करना है, इनके बेयर मिनिमम मार्क्स लेकर आने हैं, साथ ही साथ इसमें ज़्यादा नंबर भी लाने की हमें कोशिश करनी है, क्योंकि ये भी मेरिट में जुड़ता है। तो फाइनल सिलेक्शन आपका जो होता है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर होता है। आते हैं, बात करते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न पे। तो जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर होता है उसका एग्जाम पैटर्न कैसा दिखाई देता है वो मैं आपको बताऊंगी। हमारी 4 पोस्ट है, एएफओ की, आईटी की, मार्केटिंग की और एचआर की, यानी कि इसमें 2 पोस्ट हमने मिस कर दी है, एक है लॉ और दूसरी पोस्ट है राजभाषा अधिकारी। उनके लिए जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें क्वांट नहीं आती है। फिलहाल बात करते हैं एएफओ, आईटी, मार्केटिंग और एचआर के जो प्रीलिम्स पेपर होते हैं उसमें किस तरीके का आपको ये देखने को मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा जो कि 50 नंबर का होगा, लेकिन इसका वेटेज आधा है, यानी कि 25 मार्क्स इसके होते हैं। इंग्लिश का पेपर केवल इंग्लिश में होगा और 40 मिनट का आपको केवल टाइम मिलेगा। उसके बाद रीजनिंग जो कि 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे और ये पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है और 40 मिनट का समय आपको यहां पर भी मिलता है। क्वांट की बात करूं तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, इंग्लिश हिंदी यानी कि बाइलिंगुअल, और 40 मिनट का टाइम आपको यहां पर वापस से मिलेगा। टोटल अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो 150 हो जाते हैं, और अगर मार्क्स की बात करी जाए क्योंकि यहां पे 25 मार्क्स केवल है तो 125 नंबर का पेपर आपका ये होता है। और ये पेपर टोटल अगर टाइम देखा जाए तो 2 घंटे का, क्योंकि 40-40 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ इसमें आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन हमने गलत कर दिया है तो हमारा 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए 2 हमारी पोस्ट जो लॉ और राजभाषा अधिकारी के, उसके लिए इंग्लिश सेम रहेगा, रीजनिंग सेम रहेगा, लेकिन जैसा कि आपको यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिखाई दे रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ना होकर यहाँ पे आ जाता है आपका जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। तो लॉ और राजभाषा वाले बच्चों के लिए प्रीलिम्स में क्वांट नहीं आता है, उनके में आता है जनरल अवेयरनेस। अगेन बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 150 क्वेश्चन 125 नंबर के, एवरीथिंग सेम, बस क्वांट की जगह यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस तैयार करना होता है। आगे बढ़ते हैं, अब कट ऑफ की बात करते हैं। तो जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर है ना, जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर है उसकी कट ऑफ आपको 2 तरीके से निकालनी होती है, सेक्शन वाइज भी और ओवरऑल भी। तो इन दोनों कट ऑफ को जरा हम देखेंगे आगे जाके, लेकिन फिलहाल एक बार मेंस के पेपर की बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए मेंस के पेपर पैटर्न की तो सबका पेपर पैटर्न सेम होता है। मैं बात करूंगी मार्केटिंग ऑफिसर की, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, आईटी ऑफिसर की, एचआर की और लॉ की, यानी कि जो 6 में से 5 पोस्ट है उनके लिए मेंस का पेपर सेम रहता है। लेकिन जो राजभाषा अधिकारी होता है उसका पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी आता है, वो अभी आगे जाके दिखाऊंगी। फिलहाल बात कर लेते हैं हम इन 5 की 5 पोस्ट की। तो इसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज आता है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम ये प्रोफेशनल नॉलेज क्या होता है। प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब होता है कि आपका जो डोमेन एरिया है, यानी कि अगर आप आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने आईटी में जो पढ़ा है, यानी कि आपने कंप्यूटर साइंस में जो पढ़ा है, आपने अपनी इंजीनियरिंग में जो पढ़ा है, उससे रिलेटेड आपकी प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पे आएगी। इसको हम प्रोफेशनल नॉलेज को डोमेन नॉलेज भी कहते हैं, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहाँ पे काम आने वाली है या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहाँ पे काम आने वाली है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 60 होंगे, ये सारे ही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। मार्क्स आपको 60 मिलेंगे, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिल रहा है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा और इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ये हमारी 5 पोस्ट के लिए है। वहीं पे अगर मैं बात करूं राजभाषा अधिकारी की, तो राजभाषा अधिकारी का पेपर डिस्क्रिप्टिव भी होता है। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, उसके 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन होंगे, और इसी में प्रोफेशनल नॉलेज आपसे डिस्क्रिप्टिव भी पूछा जाएगा। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा इसमें इंग्लिश की बात करें तो ऐसे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो सारी चीज़ें आएंगी। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपकी वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जैसे कि आपके गद्यांश हो गए या आपके मुहावरे हो गए या फिर आपके जो पैसेजेस होते हैं वो सब हो गया, तो हिंदी में आपका वो सारी चीज़ें आएंगी। ऐसे क्वेश्चन केवल 2 आएंगे डिस्क्रिप्टिव, जिसको आपको लिखकर इसका आंसर देना होगा। टोटल मार्क्स आपके यहाँ पर भी 60 ही हैं और पेपर आपका बाइलिंगुअल, यानी कि आप चूज कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश में पेपर देना है या आपको हिंदी में पेपर देना है, दोनों एप्लीकेबल हैं। और जो आपके 45 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले होंगे उसके लिए आपको केवल 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा, और 30 मिनट्स के बाद जो आपके जो डिस्क्रिप्टिव के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसके लिए आपको अलग से 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं इंग्लिश या हिंदी। तो ये तो था आपका एग्जाम पैटर्न। अब यहाँ पे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आपको पेनल्टी लगती है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी अगर आपने कोई आंसर गलत मार्क कर दिया है। देन मार्क्स ऑफ मेंस एग्जामिनेशन
ओनली विल बी कंसीडर्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू, यानी कि प्रीलिम्स का पेपर आपको केवल क्वालिफाई करना है, उसके सेक्शन वाइज और आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालनी है। जैसे ही आप प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई करोगे, आपको मेंस के लिए एलिजिबिलिटी आपकी जो है वो तैयार हो जाती है। मेंस का पेपर देंगे तो मेंस के पेपर के ही मार्क्स के बेसिस पे मेरिट बनेगी, और मेंस के मार्क्स के मेरिट के बेसिस पे जो मेरिट बनेगी उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। ठीक है, तो केवल मेंस के मार्क्स जो है वो आपके इंटरव्यू के लिए जो है चुने जाते हैं। आगे बात की जाए, अब इंटरव्यू पे आ जाते हैं। इंटरव्यू अगर हमने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया, फिर हमें मेंस देने का मौका मिलेगा, और मेंस के मार्क्स के बेसिस पे आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। इंटरव्यू होता है आपका 100 नंबर का। इस इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, यानी कि अगर इंटरव्यू में आपने मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर नहीं पाए तो फिर आप इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे, मतलब पूरी सिलेक्शन प्रोसेस से आप बाहर हो जाएंगे। और वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो हैं आपके अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं 40%, यानी कि 100 में से आपको 40 मार्क्स लेकर आने हैं अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आते हैं तो। और जो हमारा बाकी बच्चे हैं, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट्स हो गए, उनके लिए 35%, यानी कि उनको कम से कम 35 मार्क्स 35 मार्क्स लेकर आना है, सो दैट उनका इंटरव्यू क्वालिफाइड माना जाए। अब लास्ट में होता क्या है, मेंस जो पेपर होता है वो होता है आपका 60 मार्क्स का, और जो इंटरव्यू होता है वो आपका होता है 100 मार्क्स का। 60 मार्क्स में से इसका 80% वेटेज लिया जाता है, ठीक है, और जो हमारा इंटरव्यू होता है उसका वेटेज लिया जाता है 20। तो 80:20 का रेशियो बना के जो फाइनल कट ऑफ आपकी बनती है, जो फाइनल सिलेक्शन आपका तय होता है, इन 100 मार्क्स से होता है। लेकिन इस 100 मार्क्स में ये जो मेंस का एग्जाम है इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे 60 मार्क्स का पेपर होगा और उसमें 80% उस मार्क्स को लिया जाएगा। ठीक है, तो मेंस के लिए काफी हमें पहले से तैयारी करना जरूरी होता है। कट ऑफ ट्रेंड्स अब एक बार देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे 2025 यानी कि लेटेस्ट जो एग्जामिनेशन हुआ है उसके कट ऑफ्स आपको दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ प्रीलिम्स के 2025 का जो प्रीलिम्स पेपर हुआ उसके सेक्शन वाइज कट ऑफ कितनी गई है। सेक्शन वाइज का मतलब है हम यहाँ पे हर पोस्ट की सेक्शन वाइज कट ऑफ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पोस्ट आपकी आ गई है आईटी ऑफिसर। आईटी ऑफिसर में रीजनिंग, क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, तो जो ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है वो गई 10.25। रीजनिंग में 10.25 मार्क्स सेक्शनल कट ऑफ थी। इंग्लिश 25 मार्क्स का ही होता है तो इसकी 6.5 गई, और वहीं पे क्योंकि इसमें जनरल अवेयरनेस नहीं आता है, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, तो उसकी गई 9.5 आउट ऑफ 50 मार्क्स। तो ये है आपका आईटी ऑफिसर स्केल 1 का सेक्शन वाइज कट ऑफ प्रीलिम्स का। उसके बाद अगर मैं बात करूं एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, तो इंग्लिश 25 नंबर का होता है 10.5 गई कट ऑफ, रीजनिंग 50 नंबर का होता है 8.25 कट ऑफ गई है, और जनरल अवेयरनेस इसके इस एग्जाम में नहीं आता है, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, उसकी गई है 11.25। आप चाहें तो सबके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब मैं इसके आगे बढ़ती हूं तो फिर आता है मार्केटिंग ऑफिसर। मार्केटिंग ऑफिसर इंग्लिश में गई है आपकी 10.25, वहीं पर रीजनिंग में गई है आपकी 6.5, और उधर जनरल अवेयरनेस इसमें नहीं आता है, क्वांट आता है, क्वांट की गई है आपकी 9.5। अगेन आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ूंगी, लॉ ऑफिसर की बात की जाए तो लॉ ऑफिसर के एग्जाम में इंग्लिश आता है 10.25 मार्क्स गई कट ऑफ। रीजनिंग की बात करें तो ये 6.5 गई है, और वहीं पे इनके एग्जाम में जनरल अवेयरनेस आता है, क्वांट नहीं आता है लॉ वाले बच्चों का, तो 6.5 ये इनकी गई है सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे तो आगे आता है आपका एचआर पर्सनल ऑफिसर। इंग्लिश 25 मार्क्स का होता है, इसका 10.25 कट ऑफ गया। रीजनिंग 50 नंबर का होता है, इसका 6.5 कट ऑफ गया, और जनरल अवेयरनेस इनके एग्जाम में नहीं आता है, क्वांट आता है एचआर के लिए, तो 9.5 गई है इसकी जो सेक्शन वाइज कट ऑफ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। ये अगेन आप चाहें तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। लास्ट मेरे पास है राजभाषा अधिकारी। राजभाषा अधिकारी के पेपर में इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है और जनरल अवेयरनेस आता है, क्वांट नहीं आता। इंग्लिश 25 में से 7.5 मार्क्स, रीजनिंग 50 में से 4.75, और जनरल अवेयरनेस में 50 मार्क्स में से 4 नंबर इनकी जो गई है वो गई है इनकी सेक्शनल कट ऑफ। अगेन आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास। मैं यहां पे ये भी बताना चाहूंगी कि बेयरली क्वालिफाइंग द मिनिमम कट ऑफ, यानी कि अगर आप सोचते हैं कि मैं केवल कट ऑफ ही निकाल लूं सेक्शन वाइज तो मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको थोड़े ज्यादा नंबर लाने होते हैं ताकि प्रीलिम्स की कट ऑफ जो मेन कट ऑफ है 125 नंबर वाली वो आप निकाल सकें। तो एक बार जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। हमारी प्रीलिम्स की ओवरऑल कट ऑफ 2025 की कितनी गई है, ये सभी पोस्ट वाइज है और कैटेगरी वाइज है।
तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लें। मैं यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूंगी। सबसे पहले आ गया हमारा आईटी ऑफिसर। आईटी ऑफिसर की अगर अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात करूं तो 58.25 कट ऑफ गई है ओवरऑल। और ये कट ऑफ कितने मार्क्स में से? दिस इज आउट ऑफ 125, 125 नंबर में से अनरिजर्व कैटेगरी 58.25 गई थी। देन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करें तो 50.13 गई थी। राजभाषा अधिकारी की मैं बात करूं तो 16.63 गई थी। लॉ ऑफिसर की मैं बात करूंगी तो 46.88 गई थी। एचआर या पर्सनल ऑफिसर की मैं बात करूं तो 62.63 गई थी। और वहीं पे मार्केटिंग ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो 27.63 गई थी। बाकी अगर किसी और कैटेगरी के आप कैंडिडेट हैं तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ये एससी वालों की है, ये एसटी वालों की है, ये ईडब्ल्यू ओबीसी की है और ये आपकी ईडब्ल्यूएस की है। और यहाँ पे हमारे जो फिजिकली चैलेंज होते हैं पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स उनके। तो आप अपने हिसाब से सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि आपकी कितनी कट ऑफ आपको मेंटेन करनी है इस साल के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं 2025 के मेंस की कट ऑफ। मेंस का पेपर होता है आपका 60 मार्क्स का, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। तो आईपीपीएस एसओ मेंस कट ऑफ आउट ऑफ 60 कितनी गई है? आईटी ऑफिसर की गई थी, ये अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात करूंगी 23.25, यानी कि ये बेयर मिनिमम नंबर है। लेकिन बेयर मिनिमम नंबर से आपका केवल सेक्शन क्लियर होता है। हमें पूरा का पूरा अपनी मेरिट में नाम बनाने के लिए, फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए हमें इससे थोड़े ज्यादा नंबर लाने होते हैं। तो इसी को क्राइटेरिया मत मानिएगा, ये कट ऑफ्स निकाली गई हैं, ठीक है, कि आपने मेंस का पेपर क्वालिफाई कर लिया है, ये वो कट ऑफ्स हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करूं तो 33.5, वहीं पर राजभाषा अधिकारी की बात करूं तो 25.5, लॉ ऑफिसर की बात की जाए तो 34 मार्क्स, देन एचआर या पर्सनल ऑफिसर की बात की जाए तो 29.25 और मार्केटिंग ऑफिसर की बात की जाए तो 38.75। अगर आप यहाँ पे बात करें कि ये तो मैम बहुत कम लग रहा है, कम नहीं है, क्योंकि 60 मार्क्स में से अगर 30 तक आपकी कट ऑफ जा रही है तो ये अच्छी खासी कट ऑफ है, इनको कम मत मानिएगा, ठीक है। नाउ और इन कट ऑफ से हमें थोड़े ऊपर नंबर लाने होते हैं। अब आता है आपका फाइनल ट्रेंड। फाइनल ट्रेंड में सबसे पहले मैं जो है बात करना चाहूंगी 2025 पे, ठीक है। अब ये फाइनल ट्रेंड क्या है? ये है आपकी 100 मार्क्स में से कट ऑफ निकाली है इन्होंने। 100 मार्क्स कौन से? जो आपका मेंस का पेपर है ना, जो आपका मेंस का पेपर है विच इज ऑफ 60 मार्क्स, ठीक है, और जो आपका इंटरव्यू है जो कि 100 मार्क्स का है, इसका 80% लिया जाता है और इसका लिया जाता है 20%। तो 80:20 के रेशियो में हम मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को जो है रखते हैं और उसके बाद 100 मार्क्स बनाते हैं और उस 100 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ आपको यहाँ पे 2025 की मैं बात करूंगी। आईटी ऑफिसर स्केल 1 की गई है 58.67। देन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बहुत हाई गई है 70.33, राजभाषा अधिकारी की 61 गई है, लॉ ऑफिसर की 70 गई है पिछले साल और एचआर पर्सनल ऑफिसर की 66.20 गई है, मार्केटिंग ऑफिसर की गई है 76। सबसे ज्यादा कट ऑफ जो देखने को मिल रही है वो दिख रही है आपको मार्केटिंग ऑफिसर की। मार्केटिंग ऑफिसर के साथ एक्चुअली हुआ ये था कि इनकी जो प्रीवियस वैकेंसी थी जो नोटिफिकेशन के टाइम पे आई थी वो ज़्यादा थी। बाद में कुछ बैंक ने अपनी वैकेंसी जो है विड्रॉ कर ली तो उसकी वैकेंसी काफ़ी कम हो गई और वैकेंसी कम होंगी तो उसका सीधा असर आपको कट ऑफ पे देखने को मिलता ही है। तो ये कट ऑफ फाइनल कट ऑफ थी, यानी कि इस कट ऑफ तक पहुंचने के लिए एक तो आपके मेंस के मार्क्स जो 60 में से होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, साथ में आपके इंटरव्यू के मार्क्स जो कि 100 में से होते हैं वो अच्छे होने चाहिए। इसका 80% लिया जाता है और इसका 20% लिया जाता है और इससे बनाई जाती है 100 मार्क्स की कट ऑफ। तो वो ये आपके सामने है। अगर और बाकी आपको सालों का अगर डेटा देखना है, यानी कि 2021 से 22 का, 22 से 23 का, 23 से 24 का, 24 का देखना है या 25 का देखना है, तो ये सारा आपके सामने एक क्या है, एक कंपैरेटिव स्टडी अगर आप करना चाहते हो तो ये भी आपके सामने मैंने रखा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे बात करेंगे सैलरी की, यानी कि इतनी मेहनत अगर की जाए तो किस सैलरी के लिए की जाए, सैलरी क्या है इसमें। तो सैलरी कंपोनेंट की अगर बात करें तो देखो जो आपका बेसिक पे होता है वो होता है 48,480 यानी कि 48,480। पे स्केल जो आपका होगा ये इसमें कुछ इंक्रीमेंट लग के मिलते हैं और पे स्केल आपका पहुंचता है 85,920 तक। तो अब हमें कितना मिलेगा, हमारे अकाउंट में कितना आएगा, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो अराउंड आपके 74 से 75,000 तक आपके अकाउंट में आता है। और ये ना सिटी के हिसाब से या बैंक के हिसाब से थोड़ा वेरी भी करता है। सिटी के हिसाब से अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, अगर आप किसी रूरल एरिया में हैं तो थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड आपके उस हिसाब से क्या बढ़ते घटते हैं, ठीक है। जो CTC यानी कि कॉस्ट टू कंपनी, यहाँ पे हमारा कंपनी क्या होगा, हमारा बैंक होगा, तो कॉस्ट टू कंपनी आपकी होती है 13 से 14 लाख पर एनम। दिस इज एज पर दी IBPS SO के नोटिफिकेशन के बेसिस पे। तो इसको बिल्कुल आप 100% सही लेके चलिए, यानी कि आपके जो अकाउंट में पैसा आएगा वो अराउंड 73 से 75 के यानी कि 1000 के हिसाब से आपके अकाउंट में ये सैलरी क्रेडिट होगा।
अब इसके आगे मैं बात करना चाहती हूँ पर्क्स एंड बेनिफिट्स की। आपको आपकी सैलरी के अलावा सैलरी के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। अच्छा चलिए ठीक है, तो अभी हम आगे बात करने जा रहे हैं हमारे जॉब प्रोफाइल के बारे में कि अगर आपको ये सैलरी मिल रही है, ठीक है, अगर पर्क्स और बेनिफिट्स की आप एक बार मैं बात करूं तो देखो आपको यहाँ पे डीए मिलता है, डीए के साथ साथ आपको एचआरए मिलता है, आपको सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलता है, आपको एलएफसी मिलता है। तो बेसिकली क्या होता है, आपको जब डीए महंगाई भत्ता मिल रहा है, आपको रेंटल मिल रहा है, आपको सीसीए मिल रहा है, आपको एलएफसी मिल रहा है, अगर जब ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का अगर आपको शौक है तो आप न्यूज़पेपर का जो बिल है वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लगा देंगे तो आपकी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होती, तो सैलरी आपकी बेसिकली सेव हो जाती है, ठीक है। नाउ आते हैं कि इन सबको काम क्या करना होता है। तो एक ब्रीफ में मैं आपको एक जॉब प्रोफाइल बताऊंगी कि अगर आप इस बैंक में आईटी ऑफिसर बने या लॉ ऑफिसर बने तो आपका काम क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर परफॉर्म टेक्निकल टास्क। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का मतलब है कि आप एक स्पेशलाइजेशन के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। आपका जो स्पेशलाइजेशन आपने ग्रेजुएशन में लिया है या पोस्ट ग्रेजुएशन में लिया है उसी का यूज किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि जो आपने पढ़ाई करी उसका यूज आपको करने को मिल रहा है। आईटी ऑफिसर स्केल 1 जो होता है उसको क्या करना होता है, मैनेजेस कोर बैंकिंग सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो बेसिकली क्योंकि आईटी ऑफिसर है तो उसका काम क्या होगा, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा, कोर बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाए रखना होगा। यानी कि कोई एरर है, कभी कोई एटीएम से रिलेटेड कोई इशू है, किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इशू है, कोई एरर आ गया, कोई बगिंग हो गई, इन सब को लेकर आपको सिक्योरिटी को देखना होगा, साइबर सिक्योरिटी, कहीं कुछ थ्रेट ना हो जाए या कुछ भी जो है चीज़ें आपकी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। तो ये सारा काम एक आईटी ऑफिसर का होगा, ठीक है। साथ ही साथ बाकी जो आपके अंडर काम कर रहे होंगे उनको भी थोड़ा समझाना कि किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, कहीं टेक्निकल कोई इशू उनको आ जाए, ग्लिच आ जाए तो उसमें आपको हेल्प आउट करना है। तो आपका जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी वही उसी का यूटिलाइजेशन यहाँ पे आप कर रहे होंगे। लॉ ऑफिसर की मैं बात करूं तो लॉ ऑफिसर का काम होगा, लॉ ऑफिसर क्या करेगा, लीगल अफेयर्स को हैंडल करेगा। बैंक के जो लीगल अफेयर्स हैं उनको वो हैंडल करने वाला है। साथ ही साथ प्रिपेयर्स द लीगल डॉक्यूमेंट, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी वो प्रिपेयर करेगा। एंड रिप्रेजेंट्स द बैंक इन लीगल मैटर्स। तो बैंक का अगर कभी भी कोई लीगल मैटर होता है तो उसमें वो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा एज अ लॉ ऑफिसर ऑफ द बैंक, ठीक है। एएफओ की बात करें यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, तो वो क्या काम करता है, उसका बेसिक जो काम है प्रमोट्स रूरल बैंकिंग। रूरल बैंकिंग मतलब जैसे कि हमारे जो किसान लोग हैं, जो रूरल एरियाज के लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा पता नहीं होता बैंक्स के बारे में, या किस तरीके से क्या क्या स्कीम्स निकलती हैं, कैसे वो स्कीम को अवेल कर सकते हैं, कैसे वो अपने एग्रीकल्चर को बेहतर कर सकते हैं लोन लेकर। तो उनको रूरल बैंकिंग के बारे में समझाना, उनके क्या क्या बेनिफिट्स है, किस तरीके से वो हर चीज अवेल कर सकते हैं, टेक्निकली उनको समझाना सारी चीजों को। उसके साथ साथ लोन सैंक्शन करना, लोन के पेपर्स को अप्रूव करना, लोन के पेपर को जो है स्क्रूटनाइज करना और उसके बाद फिर वापस से लोन को सैंक्शन करना ताकि लोग अपना जो है चीजों को बेटर कर सके, एग्रीकल्चर में वो आगे बढ़ सके। एंड इंस्पेक्शन फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, और जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को लेकर अगर वो लोन ले रहे हैं तो उन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पर थोड़ा सा ध्यान देना भी इसका काम होगा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का। तो बेसिकली एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो मेजर काम होगा वो रूरल बैंकिंग से रिलेटेड होता है, ये ध्यान रखिएगा। मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें तो मार्केटिंग ऑफिसर कौन है, जो मार्केट आउट करेगा। मार्केट क्या करेगा, यानी कि बैंक के प्रोडक्ट्स को ही, जो मार्केटिंग का सारा कारोबार जो है, सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मार्केटिंग ऑफिसर के सर पर होती है। तो मैनेजेस एंड प्रमोट्स द एडवर्टीजमेंट्स, कैंपेन्स एंड एनहांसेस द क्लाइंट रिलेशनशिप। क्योंकि बैंक का एक सोल पर्पस क्या है कि बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग लोन ले, बैंक का जो है काम आगे बढ़े, बैंक में ज़्यादा जो है अमाउंट आए। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बैंक की जो स्कीम्स है, बैंक के जो प्रोजेक्ट्स है, बैंक किस तरीके से अपनी स्कीम्स को बेच सकता है, उस सब में ये मार्केटिंग ऑफिसर हेल्प करता है कि मार्केटिंग कैसे की जाए, है ना। बैंक के जो स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, और उससे बैंक को कैसे फायदा हो, इस बारे में मार्केटिंग ऑफिसर का जो है स्पेशलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। रही बात आपके एचआर और पर्सनल ऑफिसर की, तो एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट तो हैंडल्स रिक्रूटमेंट, एक तो वो रिक्रूटमेंट को हैंडल करेगा, ट्रेनिंग, जो नए नए एम्प्लॉयज आएंगे उनको ट्रेनिंग को, उसको लेकर सारा जो है कारोबार उसके ऊपर होगा। देन पेरोल्स,
जो आपकी सैलरी क्रेडिट होगी उसको लेकर सब कुछ होगा, एंड एम्प्लॉय वेलफेयर, और एम्प्लॉय को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, कहीं एम्प्लॉयर से कोई शिकायत है तो वो एचआर के पास जा सकता है, किसी एम्प्लॉय से कोई प्रॉब्लम है तो वो एचआर के पास जा सकता है, यानी कि जो एम्प्लॉय के कंसर्न्स हैं, जो ग्रीवेंसेज हैं, वो एचआर डिपार्टमेंट हैंडल करता है, यानी कि एचआर ऑफिसर हैंडल करेगा। तो ये आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे एज पर दीज जॉब क्राइटेरिया। अब आते हैं कि हमारी जॉब में हमारा ग्रोथ क्या होगा, क्या हमें हमेशा इतनी ही सैलरी मिलती रहेगी या देयर आर चांसेस टू ग्रो। तो ग्रोथ के चांसेस क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आईबीपीएस एसओ की करियर ग्रोथ और प्रमोशन को हम यहाँ पे बात करते हैं। हायरार्किकल प्रमोशन पाथ क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पाथ जो है ये आपके दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब कि आप बैंक में आपने परफॉर्म कैसे किया है, ये एक बड़ा की फैक्टर होगा। परफॉर्मेंस में इसमें बड़े सारे आपके इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं, इंटरनल असेसमेंट किए जाते हैं, ठीक है। उन इंटरनल असेसमेंट में भी आपको अपने आप को बेहतर दिखाना है। साथ ही साथ इसमें कुछ प्रमोशनल एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे कि आपका जायब हो गया, जैसे कि आपका कायब का पेपर हो गया। तो ये जो है ये सारे एग्जाम्स भी आपको टाइम टू टाइम देते रहने, जिससे आपकी जो है सैलरी में भी इंक्रीमेंट होते हैं और आपके स्किल्स में भी इंक्रीमेंट होते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं इसमें आगे जाती हूँ, है ना, अगर मैं इसमें आगे जाती हूँ तो आप ज्वाइन करते हैं जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पर, और आपका जो पोजीशन होता है वो होता है असिस्टेंट मैनेजर का, ठीक है। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है जिस पे आप ज्वाइन करेंगे, आप असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे ज्वाइन करते हैं। फिर आप आते हैं, आपको अगर आगे प्रमोशन मिला तो आप बन जाएंगे जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 पे, तो आप बन जाएंगे क्या, आप मैनेजर बन जाएंगे। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट आपको प्रमोशन मिलता है तो आप आ जाएंगे मिडिल मैनेजमेंट स्केल 3 पर, जिसमें आप बन जाएंगे सीनियर मैनेजर। उसके बाद आपका आएगा सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4, स्केल 4 का मतलब आप बन जाएंगे चीफ मैनेजर। उसके बाद आएगा आपका सीनियर मैनेजमेंट स्केल 5, जिसके अंदर आप बन सकते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर यानी कि एजीएम। उसके बाद अगर आप आगे और प्रमोट होए तो उसके बाद आप बनेंगे टॉप मैनेजमेंट का आप हिस्सा बन जाएंगे, स्केल 6 पे आप पहुंच जाएंगे। दैट विल मेक यू डेप्यूटी जनरल मैनेजर यानी कि डीजीएम ऑफ द बैंक। और उसके आगे भी अगर आप प्रमोशन ले सकते हैं तो आप टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा रहेंगे और स्केल 7 ऑफिसर आप बन जाएंगे, और यहां पर आप पहुंचेंगे जीएम यानी कि जनरल मैनेजर ऑफ द बैंक। अब मैं इसमें एक और क्राइटेरिया ऐड करना चाहती हूँ कि इन स्केल्स में स्विच करने के लिए आपको कम से कम 4 से 6 साल का कम से कम वक्त लगता है, तो इससे 4 to 6 ईयर्स का टाइम आपको लगता है। और ये 4 से 6 साल का जो वक्त है ये अगेन डिपेंडेंट है आपकी परफॉर्मेंस पे, आपके इंटरनल असेसमेंट पे, आपके स्किल्स एनहांसिंग कोर्सेज पे, और इसके बीच बीच में आपको अपने आप को अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहना होगा। यानी कि अगर आप बढ़ना चाहते हो आगे, एक अच्छी और बेहतर सैलरी लेना चाहते हो और अच्छी पोजीशन सिक्योर करना चाहते हो बैंक के अंदर, तो आपको जो है अपने इंटरनल असेसमेंट्स पर ध्यान देना होगा। डे 1 से अपने स्किल्स को एनहांस करना होगा, यानी कि आपको कॉम्प्लेसेंट, आपको बिल्कुल ऐसे फील नहीं करना है कि बस हो गया। आपको आगे बढ़ते रहने के लिए आगे और एग्जाम्स देते रहने होंगे, जो बैंक के कभी कभी इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं और जायब कायब जैसे एग्जाम्स भी, प्रमोशनल एग्जाम्स भी होते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट है हमारा सिलेबस का डिस्कशन। सिलेबस के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपके अर्थमेटिक के अंदर ये सारे सेक्शंस आते हैं, जिसमें परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट है, एवरेजेस है, प्रॉफिट लॉस है एंड डिस्काउंट है, रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है। इसके साथ साथ आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे एरिया जो है वो अर्थमेटिक के अंदर आते हैं। और अर्थमेटिक क्या है ना, बैकबोन है आपके क्वांट्स की। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिना अर्थमेटिक करे अपना क्वांट बेहतर कर लूंगा, आई थिंक ये पॉसिबल होगा नहीं, आपको अर्थमेटिक को बेहतर करना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा एरिया काफी कॉन्सेप्चुअल है, एक अच्छी गाइडेंस में ही आप इसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दूसरा एरिया जो थोड़ा सा सिंपल है, और वो एरिया है आपके सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके साथ साथ आपका है ये जो 3 एरिया है ये थोड़े से आसान होते हैं, जिनको प्रैक्टिस करके आप बेटर कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द प्रैक्टिस ड्रिवन एरिया। डेटा इंटरप्रिटेशन काफी आपका डिफिकल्ट होता है, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन को करने के लिए आपको अर्थमेटिक आना चाहिए, और आपके साथ साथ कैलकुलेशन स्पीड भी आपकी आनी चाहिए। जो स्पीड मैथ्स का भी यहाँ पे आपको यूज करना
होगा ताकि आप जल्दी इन क्वेश्चंस को कर सकें। फिर डेटा सफिशिएंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो प्रोबेबिलिटी को छोड़ सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को छोड़ सकते हैं। अगर आप इतना एरिया भी कर लेते हैं तो आप क्वांट में काफ़ी अच्छा कर लेंगे। तो ये लास्ट के 4 टॉपिक आप तब करिए जब आपके बाकी सारे टॉपिक यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो मेजरली इंपॉर्टेंट है आपके ये 3 एरिया, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है आपका अर्थमेटिक। पहले आप अपने अर्थमेटिक को टाइम दें, यहां से शुरुआत करें 1-2 टॉपिक, और इसकी प्रैक्टिस आप लगातार करते रहे। जब आप इन दोनों एरिया में बेहतर हो जाएं, फिर आप डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन लगाएं। ये चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ती हूं तो मैं बात करूंगी इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में देखो, ये जो स्पॉटिंग एरर है, सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस बेस्ड एरर्स है, ये इतना एरिया जो है ये कंप्लीटली आपका ग्रामर बेस्ड है। ये सारा का सारा एरिया आपका ग्रामर बेस्ड है। तो ऐसा नहीं कि बिना ग्रामर के हमारा काम चल जाएगा, ग्रामर आपको अच्छी आनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं लास्ट में देखूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड यूजेस, ये सारा का सारा वो एरिया है जो आपकी रीडिंग पे निर्भर करता है, रीडिंग पर डिपेंडेंट है। आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, पढ़ना आपको आना चाहिए, पढ़ने के साथ साथ आपको समझना भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप केवल पढ़ते जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, वोकैबुलरी पे आपकी एक पकड़ होनी चाहिए। और ये जो मिडल एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, ये आपका ग्रामर प्लस रीडिंग दोनों पे डिपेंडेंट है। तो बेसिकली इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में आपको ग्रामर पे पकड़ बनानी पड़ेगी, बिना इसके काम नहीं चलेगा। आपको रीडिंग पे पकड़ बनानी पड़ेगी, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। और साथ ही साथ आपकी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप ये तीनों चीजें एक साथ करना चाहते हो तो एक काम करना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट रीडिंग द आर्टिकल। किसी भी न्यूज़पेपर से आप डेली आर्टिकल पढ़िए। आप 4 से 5, आप 4 to 5 लाइंस का आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप आर्टिकल बैंकिंग से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो आपको आपके जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में भी आपको हेल्प करेगा, आपके इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेगा। तो और थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर की हेल्प लीजिए कि किस तरीके के जो है आपसे चीज़ें पूछी गई हैं, किस तरीके के आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं। पीवाईक्यू को देखिए, सर्च कीजिए, एंड आई थिंक दैट विल गिव यू अ वेरी गुड डिटेल्ड आइडिया। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपके लिमिटेड टॉपिक्स हैं। रीजनिंग को आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। अल्फाबेट टेस्ट, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये जो इतना एरिया है, यहाँ तक का जो एरिया है ये आपका कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ रीजनिंग, क्योंकि आपकी थ्योरी तो है नहीं, इसलिए इसमें प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो कॉन्सेप्चुअल है, इजी है, और इजी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है। बिना प्रैक्टिस के तो रीजनिंग में किसी भी टॉपिक में काम नहीं चलेगा। अगर आप ये तीनों चीज़ों पर पकड़ बना लेते हैं कि कॉन्सेप्ट्स को आपने कर लिया और उसके बाद प्रैक्टिस कर लिया, तो ये आपका सारा का सारा एरिया बहुत बेहतर हो जाएगा। देन आपका एरिया है सीटिंग का, पजल्स का, मशीन इनपुट आउटपुट का और डेटा सफिशिएंसी का। ये सारा का सारा वो एरिया है जो करीब करीब आपका 20 और 5 25 और ये अराउंड एंड अराउंड ये एरिया आपका 28 से 30 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। तो टोटल मेरा रीजनिंग का पेपर 50 मार्क्स का होने वाला है। उस 50 मार्क्स में से 28 से 30 मार्क्स आपका इस एरिया से आता है, और ये वो एरिया है जहां पे आप प्रैक्टिस कर करके अपने आप को बहुत बेहतर कर सकते हैं। यानी कि इस एरिया में एज सच बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज नॉट नीडेड। आपको प्रैक्टिस करना है, एसओ लेवल की ही प्रैक्टिस करिए तो बेहतर रहेगा। एंड ये डेली आपका ये वो एरिया है जो आपका लास्ट यानी कि एग्जाम डेट तक भी आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। रही बात बीच में स्लॉग्स की, तो स्लॉग्स एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, मैं बोलूँगी कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट्स बढ़िया कर लिए, अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से पकड़ लिया, तो आई थिंक फिर आपके लिए स्लॉग्स एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक बन जाएगा, क्योंकि इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये वो एरिया है जहाँ पे आप कम टाइम में अपने ये 3 से 4 क्वेश्चन कर पाओगे, और आपके लिए बड़ा आसान, मतलब आप कॉन्फिडेंस के साथ इन क्वेश्चंस के आंसर को मार्क कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बताई है रीजनिंग की। हम यहाँ से शुरुआत करिए, इसको प्रैक्टिस करते रहिए साथ ही साथ। यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि डेली मैंने 2 पजल्स कर लिए, एक टॉपिक मैंने यहाँ से उठा लिया, डेली के मैंने 2 पजल कर लिया, सीटिंग कर लिया, है ना। सबके आप 100 सेट बना लीजिए। आई थिंक दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। फाइनली अब तैयारी के लिए मुझे क्या करना है, देखो मेरा जो एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम डेट्स आपकी आउट हो चुकी हैं। आपको पता होगा कि जो आपका एग्जाम है एज पर द आईबीपीएस कैलेंडर, आईबीपीएस कैलेंडर के हिसाब से जो कि रिलीज कर दिया गया था जनवरी की स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है, प्रीलिम्स का पेपर होगा आपका 29 ऑफ अगस्त को, ठीक है।
और उसके साथ साथ आपका मेंस का पेपर होगा 1 नवंबर को। ये डेट आपकी पहले ही आउट कर दी गई है, ठीक है। तो जब मेरे पास डेट्स है, मेरे पास सब कुछ है, तो मुझे तैयारी फिर बहुत जोरों शोरों से करनी चाहिए। और अगर आप तैयारी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हो, स्पेशली मैं बिगिनर्स को जरूर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी, अगर आप एक बिगिनर हो तो फिर आप इन बैचेस में जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी आप अपने आप से भी कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पे आपको फ्री क्लास भी प्रोवाइड करती हूँ। मेरी जो फ्री क्लास है रीजनिंग की, वो आपको डेली एट 6 PM मिलती है यूट्यूब पे। आप यहाँ पर भी मेरे साथ कनेक्ट करिए। और अगर आपको लग रहा है कि मैम मेरा जो है मेरा फंडामेंटल मेरे अभी डन नहीं है, तो मैं फिर बोलूँगी कि फिर आप जो है आप आप ऐसा मत करो कि आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो, आप विचार रहे हो, देन आई विल वेरी स्ट्रांगली आई विल रिकमेंड ज्वाइन द बैचेस। अपनी फंडामेंटल्स को कवर करिए। फंडामेंटल्स को कवर करने के साथ साथ जो जो फैकल्टी आपके जो जो बता रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, उस गाइडेंस के हिसाब से सारी चीजें करते चले जाइए। आई एम वेरी श्योर कि अगर आपके फंडामेंटल्स पूरे हो जाते हैं, आप फैकल्टी जो आपको बता रहे हैं, मेंटर्स जो आपको बता रहे हैं, वो गाइडेंस के बेसिस पे आप सब कुछ कर रहे हैं, आई थिंक आपका सिलेक्शन 100% गारंटीड हो जाता है, प्रोवाइडेड आप वो सारी चीजें कर रहे हैं जो आपके मेंटर्स आपको बता रहे हैं, ठीक है। शुरुआत करने के लिए आप हमेशा PYQ को जरूर देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एक आइडिया देते हैं कि किस तरीके का पेपर आया था पिछले सालों में। और PYQ की बात की जाए तो कम से कम पिछले 3 साल का तो PYQ आपको देखना चाहिए। बैचेस आपके अवेलेबल है मार्केटिंग ऑफिसर के, HR ऑफिसर के, लॉ ऑफिसर के और IT ऑफिसर के। या तो आप इन इंडिविजुअल बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप बैंक महापैक प्लस में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको IBPS SO के सभी बैचेस मिलते हैं। और इसके अलावा SBI, RBI ग्रेड बी, NABARD ग्रेड A, ये सारे एग्जाम्स, यानी कि बैंक महापैक प्लस का मतलब है जितने भी हमारे बैंक, इंश्योरेंस और रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स होते हैं, वो सब आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो आप रेगुलेटरी बॉडी का महापैक भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको IBPS SO के सभी बैचेस मिलेंगे, ठीक है। नाउ इस समय क्योंकि आपके बैंक महापैक पर डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आपको 79% की 79% का टोटल फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। उसके साथ साथ ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है बाय यूजिंग द कोड Y651। आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, या फिर आप बेसिकली जा सकते हैं अपने इन सिंपल बैचेस में। अगर IT ऑफिसर करना है तो IT ऑफिसर के बैच में जुड़ जाइए, या फिर आप बैंक महापैक प्लस ले लीजिए। इसमें आपको और बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिलेगा। एंड क्योंकि इस समय ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर का पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। बैंक महापैक प्लस में अगर आप जाएंगे तो इसमें आपके बैंक महापैक प्लस के अंदर सभी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये जितने भी एग्जाम्स दिख रहे हैं, इनका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कवर होता है। रेगुलेटरी बॉडीज के सभी जितने भी एग्जाम्स हैं, इनका प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू, यानी कि वो एक ही पैकेज के अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करने का पूरा मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी, आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, हाई क्वालिटी ई बुक्स भी आपको मिलेंगी, और लाइव बैचेस होंगे, और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये सब है। अब कैसे ज्वाइन करूं मैं? ज्वाइन करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, अड्डा की एप्लीकेशन पे आपको जाना है, ठीक है। आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर। उसके लिए डाउनलोड करने के लिए लिंक हमने वीडियो सेक्शन में लगाया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करिए, अड्डा की एप्लीकेशन पे जाइए। अड्डा की एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिखाई देगा, ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप रेगुलेटरी बॉडीज को सेलेक्ट करेंगे। रेगुलेटरी बॉडीज को सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे IBPS SO पे, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये आपका बैंक महापैक प्लस है, यानी कि अगर मैं IT ऑफिसर बैच की बात करूँ तो ये मुझे इसमें भी मिलेगा और ये मुझे इसमें भी मिलेगा, और इसमें आपको IBPS SO के अलावा और बहुत सारे बैचेस मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। बट अगर आपको लॉ ऑफिसर या फिर IT ऑफिसर का बैच आपको लेना है तो आप सीधे जाइए, यहाँ पे IT ऑफिसर के बैच पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे जाके कीजिए बाय नाउ, और बाय नाउ करने के बाद जो डिस्काउंट अभी आपको 0% दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप कोड अप्लाई कीजिए। ये डिस्काउंट आपका 79% होना चाहिए। तो जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे Y651, ये डिस्काउंट आपको मिलेगा 79% का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 79% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 2500 आपकी फीस है, और ये कोर्स आपका पूरे के पूरे 9 मंथ के लिए वैलिड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक काम और कर लेना, मैं आपको एक और गाइड करना चाहूँगी कि जब अड्डा की आप ऐप में जाएंगे तो आपको बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं, बहुत सारे क्या मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं। इन कॉइन्स को भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, आपकी फीस थोड़ी और कम हो जाएगी। और कोड लगाना बिल्कुल मत भूलना, कोड आपको लगाना है Y651। ये आपका डिस्काउंट कोड है जो आपके स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है। आई होप ये वीडियो आपको पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, सारे आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बट अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है कि मैम ये बता दीजिए या वो बता दीजिए, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जाके कमेंट कीजिएगा।
ठीक है, मैं उस कमेंट पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो। आई एम श्योर आपको बहुत बहुत हेल्प मिली होगी इससे। अगर ऐसा है तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और डेली मेरी शाम को 6 बजे फ्री क्लास होती है, उसमें जरूर जुड़िए, जिसमें मैं आपको रीजनिंग की फ्री प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो उसमें मिलते हैं हम लोग। साथ ही साथ बिगनर्स हो तो आपको मैंने सारी कंडीशन बता दी कि कैसे आप इसको एक्सेल कर सकते हो, इस साल अपना सिलेक्शन आप ले सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू इन द क्लासेस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।